वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके महत्वपूर्ण हम क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और आपसे डिस्कस करेंगे और विस्तार पूर्वक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब गठित हुई। ऑप्शन आपके दिए हैं जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। भाई सब 46 में, इसका मतलब आपको मंथ भी पता होना चाहिए ना। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को गठित की गई थी। ठीक है, इसमें कांग्रेस को 69% सीटें मिली थी। पहले इसमें जो मुस्लिम लीग थी, पहले इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया। और तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? किसकी संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी, तो कौन सा मिशन आया था इसके तहत भारत की स्थापना की गई थी संविधान सभा की? तो पहला है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, अगला है कैबिनेट मिशन की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की माउंटबेटन योजना। तो योजना का नाम भी आपको पता होगा, ये आई थी 42 में, ये 46 में, ये 1947 में, और माउंटबेटन योजना भी 1947 की बात है। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। अब 1946 के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जैसे आपको पता है जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई वो दिसंबर 1946 में होती हैं। तो वो पहली बैठक हुई, जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक होती है, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से? अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। और फ्रैंक एंथनी इसके पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके 2 उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वो था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। कौन लेकर आए? जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए। जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। और क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है तीसरा, या इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संविधान सभा का विचार पहले एम.एन. राय ने 1934 में दिया था। इसके पहले भी स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद एम.एन. राय आए 1934 में। फिर 1945 में ब्रिटेन की सरकार, जो लेबर सरकार थी, वहां के लिए संविधान सभा बनाने की इच्छा व्यक्त की कि हम भारतीयों के लिए संविधान
बनाने की व्यवस्था करेंगे। तब इसके बाद उन्होंने ये बात समझी लेबर पार्टी की, जब सरकार आई आजादी के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद सरकार ब्रिटेन की चेंज हो चुकी थी, और उस समय कौन सी सरकार आई? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना लेकर आई, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को, और दो सदस्य थे, स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर साहब थे, ये सदस्य बनाए गए थे। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और वो भारत के संवैधानिक प्रावधान लागू करने की बात कही। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, कहां के थे? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित व्यक्ति थे, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित व्यक्ति थे, या विभिन्न प्रांतों के निर्वाचित सदस्य थे, या भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित सदस्य थे? तो कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के क्या थे? निर्वाचित सदस्य थे। जैसा आपको पता होगा कि टोटल जो सदस्य 389 सदस्य होने थे। ठीक, 389 में 296 कहां के? ब्रिटिश भारत के थे, ब्रिटिश भारत के। और 93 जो सदस्य थे ये थे देसी रियासत। कहां के थे ये लोग? देसी रियासत के थे 93 सदस्य, और 296 ब्रिटिश भारत के, टोटल 389 सदस्य थे। इसमें भी जो 4 सदस्य थे वो कहां के थे? कमिश्नरी प्रांत के, कमिश्नरी प्रांत के 4 सदस्य थे। फिर इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। कौन से? 2 ब्रिटिश भारत के जो लोग थे उनको भी अलग अलग उसमें बांटा गया। ठीक है, किन में बांटा गया? सामान्य में जो जनरल थे, इसके बाद मुस्लिम और सिख, इनमें अलग अलग सीटें बांटी गई। ठीक है, चलो इसका विस्तार पूर्वक देख लीजिए। लिखा है, संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और प्रत्येक प्रांत और रियासत उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, और एक सीट के लिए लगभग 1 मिलियन अर्थात 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी। और ब्रिटिश प्रांतों की सीटें मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय में बांटी गई थी। और सामान्य समुदाय के लिए 213 सीटें थी, सिख के लिए 4 सीटें थी, और मुस्लिम के लिए 79 सीटों का आवंटन किया गया था। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? कब अपनाया, किस तारीख को अपनाया? तो पहली है 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1950 और 22 जुलाई 1948। तो कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को? अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी क्या हुआ? 24 जनवरी तो बहुत सारी बैठकें हुई, आपको पता होगा कि जो लास्ट बैठक, जो 12वीं बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी को हुई थी। और सभी सदस्यों, लगभग 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया गया। और सबसे लास्ट बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान भी अपनाया गया था। और 24 जनवरी की ही वो तिथि है जिस पर राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और 25 जनवरी क्या हुआ? 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इसकी डिजाइन, अर्थात जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन किसने की थी?
पिंगली वकैया द्वारा इसकी डिजाइन की गई थी, और जो संविधान उसके राष्ट्रीय ध्वज के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? जो संविधान सभा कांग्रेस थी या कांग्रेस ही भारत थी, ये किसने कहा था? ये क्या था? ग्रेविन ऑस्टिन साहब थे। कौन थे? ग्रेविन ऑस्टिन ने, उन्होंने ये वक्तव्य अपनी किताब में कहा था। देखिए कि ग्रेविन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी। अगला है छठवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? अब फंडामेंटल राइट आपको पता है कब? 12 से लेकर 36 तक, 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर क्या 35 तक अनुच्छेद में है। तो कौन सा है बताइए? या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आपको पता है अनुच्छेद 23-24, ये तो है ही है। कानून के समक्ष समानता, ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक की बात की गई है। और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी का पार्ट है। समान कार्य के लिए समान वेतन किसका पार्ट है? डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 डी में दिया गया, 39 के डी में दिया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक वाद आया था जिसका नाम था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान काम के लिए समान वेतन क्या है? ये मौलिक अधिकार नहीं है, यह क्या है? एक संवैधानिक लक्ष्य है। ठीक है, इसी आधार पर वहां संशोधन किया गया था और 39 का डी जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि ये क्या है? ये डीपीएसपी का पार्ट होगा। चलिए कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, जो मौलिक अधिकार, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? इसकी मौलिक अधिकार जो अवधारणा है किस देश से ली गई है? तो फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे ली गई है? तो यह जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रावधान लिया गया है। व्याख्या देखते हैं। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ठीक, चलिए अगला आठवां क्वेश्चन है, राज्य परिषद अर्थात जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा की संरचना, प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश के उदाहरण से प्रभावित होकर ऐसा किया था? कहां से उदाहरण लिया था? तो ये था आयरिश संविधान से। कहां थे? जो आयरिश गणराज्य है जिसको हम आयरलैंड बोलते हैं, वहीं से ये लिया गया था। इसका व्याख्या देख लेते। राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने की व्याख्या कहां से की गई है? आयरिश गणराज्य से की गई है। 9वां नंबर है, भारत में संघवाद की अवधारणा, भारत में जो संघवाद है इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? आपको पता है यूएसए सभी हम लोग पढ़े हैं। कहा क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, तो ये है कनाडा। कहां से लिया गया है? कनाडा से। ये संघवाद क्या हो, या संघ क्या होता है? ये संघीय व्यवस्था होती है। दरअसल संघीय व्यवस्था ये होती है जिसमें से कम से कम 2 स्तर की सरकार हो, अर्थात केंद्रीय सरकार हो और राज्य सरकार हो। कम से कम 2 स्तर की सरकार हो, और कहीं कहीं 3 स्तर की भी सरकार होती है, अर्थात पंचायतें भी होती हैं। अर्थात इसका मतलब संघीय सरकार का मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण। संघीय का मतलब क्या? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अर्थात सरकार होगी, केंद्र होगा, राज्य सरकार होगी, इसके बाद
ये तो दो होना अनिवार्य है, इसके बाद तीसरी भी सरकार होगी, जैसे अपने पास हुई पंचायत। अपने पर पंचायत में भी ग्राम पंचायत होती है और फिर नगर पंचायत होती है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से क्या है, प्रेरित है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, जो कि संघीय संरचना प्रदान करता है। ठीक, गुड। अगला 10वां क्वेश्चन, लोकसभा में पहली महिला स्पीकर कौन थी? जो लोकसभा है उसमें पहली महिला स्पीकर की बात की गई है। तो मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज और प्रतिभा पाटिल। ठीक, कौन है? तो हमने मीरा कुमार को पढ़ा होगा। तो सबसे पहली महिला कौन है? मीरा कुमार है। व्याख्या देखते हैं। जो श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सन्नो देवी भारत में किसी भी राज्य विधानसभा, ये बात याद रखना, ये तो पहली कौन सी है? ये लोकसभा स्पीकर हैं। ये कौन है? ये विधानसभा की पहली स्पीकर। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? सन्नो देवी थी। और वो भी किस विधानसभा की थी? ये हरियाणा विधानसभा की। कब हुई? 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक ये हरियाणा विधानसभा की स्पीकर रही है। लेकिन ये संसद पूछे या लोकसभा पूछ ले, लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार और किसी विधानसभा की स्पीकर पूछे तो सबसे पहले कौन थी? सन्नो देवी थी। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जैसे आपने पढ़ी होगी, हम भारत के लोग, ठीक है, तो कौन सा वर्ड इसमें नहीं समाहित है प्रस्तावना में? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता पढ़े होंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़े होंगे और विश्वास की, कौन सी? आर्थिक स्वतंत्रता की बात भारतीय प्रस्तावना में नहीं की गई है। आपने स्वतंत्रता पढ़ा होगा, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय जो प्रस्तावना कितने प्रकार की भारतीय संविधान स्वतंत्रता दी गई है, तो कितने प्रकार स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कहीं धर्म की आस्था भी लिखा रहता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन है। तो धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत की प्रस्तावना में दी गई। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, आर्थिक शब्द है कहां पर? इन न्याय की बात है। हम लोग जब भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, सामाजिक, फिर है आर्थिक, आर्थिक, फिर है राजनैतिक। ठीक है, तो जब आर्थिक की बात है तो आर्थिक न्याय है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता है, याद रखिए बात, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, ना कि ये स्वतंत्रताएं हैं, बात याद रखना। चलिए ये बात आ गई। चलिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के उद्देश्य दिए गए हैं। स्वतंत्रता में विचार, अव्यक्त, विश्वास, आस्था और उपासना शामिल है। आर्थिक स्वतंत्रता प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, अर्थात वहां लिखा हुआ नहीं है? तो कौन? संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या संघीय। तो ये कौन शब्द नहीं है? संघीय शब्द उल्लेख नहीं है। अब पढ़े होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात करते हैं ना। हाँ, तो ये सब मिल गया, संप्रभुता भी मिल गई, लोकतांत्रिक भी मिल गया और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता भी मिल गई। ठीक है, चलिए
इसका विस्तार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना घोषित करती है भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। ये बात कहां की गई है? ये बात प्रस्तावना में की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? क्या कहा गया? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, प्रस्तावना को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? यह थोड़ा समझने वाली बात है। तो जब कहा गया भारतीय संविधान किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया, तो यहां पर आया कौन? क्या है? ये प्रस्तावना है। जब यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो हम डालेंगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब लिख कर आए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जब बात आए, तब हम क्या लगाएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगाएंगे, नहीं तो क्या है? ये प्रस्तावना ही होगा। ठीक है। और बहुत सारे दर्शकों ने प्रस्तावना को विभिन्न उपाधियों से संबंधित किया। किसी ने कहा जन्म कुंडली है, तो किसी ने कहा यह पहचान पत्र है। तो देखते हैं किसने क्या कहा। ये देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसे किसने कहा? के एम मुंशी आत्मा कहा गया है। इसे के एम मुंशी द्वारा राजनीतिक कुंडली, किसने? के एम मुंशी ने क्या कहा कि यह राजनीतिक जन्म कुंडली है। किसको? प्रस्तावना को। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, तो क्या कहा? राजनीतिक कुंडली कहा। ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा? यह संविधान की क्या कहा? आत्मा कहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आज क्या होगा? ये ठाकुर दास भार्गव साहब आएंगे। ठाकुर दास भार्गव साहब ने संविधान को क्या कहा? यह प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। और एन पालकी वाला ने क्या कहा? इसको पहचान पत्र कहा। याद रखना तरीका, पालकी वाला या पालकी वाला पहचान पर, पालकी वाला पहचान पर, मुंशी से कुंजी और भार्गव से आत्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से या आपातकाल से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्ति से या राज्य सूची के विषय संसद की विधायी शक्ति है? किससे है? यह राज्य सूची के विषय की बात करता है। जैसे आपको पता कि राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति 352, लोकसभा के विघटन आर्टिकल 85 की बात करता है। ठीक है। और संसद की प्रशासनिक शक्ति दरअसल डायरेक्ट बात नहीं की, जो राष्ट्रपति के बारे में किया गया, तो ये आर्टिकल 73 की बात करता है। ठीक है। और 75 की भी बात करता है। ठीक है, चलिए व्याख्या है, वही व्याख्या है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किस राज्य को दिया गया है? जम्मू कश्मीर, यदि आपको पता होगा तो तुरंत लगा। जम्मू कश्मीर तो बहुत चर्चा में रहा, 370। महाराष्ट्र गुजरात यही है 371 में। नागालैंड 371 का ए, नागालैंड की बात की 371 के ए में। आंध्र प्रदेश 371 का डी में बात की गई है। तो यदि आपको याद रहेंगे तो अच्छा बात रहेगा। तो महाराष्ट्र और गुजरात 371 केवल है, और ए में नागालैंड है, डी में आंध्र प्रदेश है, और 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए यही विस्तृत क्या अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें संविधान में उल्लिखित क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो व्यवस्थित करिए। तो आपको जैसे संघ और राज्य क्षेत्र,
भाग 1 मौलिक कर्तव्य, 4 का ए नागरिकता की बात की गई है, भाग 2 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां किए गए, भाग 4 पर। तो ऑप्शन कर लीजिए कहां, तो 1 3 1 3 4 और 2 कहीं है, 1 3 1 3 2 1 3 4 होना चाहिए। पहले होगा 1, पहले इसकी बात हो गई, फिर आएगा 3, फिर इसके बाद आएगा 3 के बाद आएगा 4, 4 आएगा, इसके बाद आएगा मौलिक कर्तव्य 4 का ए, ठीक है, लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए देखते हैं, सही संघ भाग 1, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य नहीं हो, क्या हो, मौलिक अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के ए में है आपके मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, ठीक है। चलिए यदि भारतीय संघ का नया राज्य बनाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन हमको करना होगा, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची या तीसरी या चौथी। तो आपको पता है कि पहले ही अनुसूची में ये बात कही, भारतीय संघ और उनके राज्यों की बात की गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, पहली अनुसूची राज्यों और क्षेत्रों की सूची रखती है, अर्थात इसी में हमको संशोधन करना होगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या हुई, जोड़ी गई थी। आपको पता है कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले आपको यह पता हो, पहली अनुसूची, सुन, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951, और 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। चलिए ये देखिए 1951 में पहली संविधान संशोधन के तहत अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोहेलो मामला भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो किस अनुसूची से संबंधित है, ये 9वीं अनुसूची संबंधित है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 जोड़ा गया, और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है ये कि 9वीं अनुसूची कानूनों के न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान का भाग 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कि भाग आपको पता ही, पहला भाग, दूसरा भाग अभी बात किए नागरिकता का, तीसरा भाग भी बात किए मौलिक अधिकार का, चौथा भाग हम लोग बात किए डीपीएसपी का, 4 का भी बात किए मौलिक कर्तव्यों की। भाग 5 में हम क्या पढ़ते हैं, संघ पढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका। तो ये 5 में क्या है, संघ की कार्यपालिका है, उसमें संसद भी आएगी और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा का। लेकिन ये बात की 6 की, 6 में क्या है, राज्यों की कार्यपालिका की बात करता है। ये आर्टिकल है जो संघ की कार्यपालिका है, संघ वाला है 52 से लेकर 151, और राज्य कार्यपालिका की बात की गई है 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। ये व्याख्या में भी दिया गया है, देखिए संविधान के भाग 5 का शीर्षक संघ है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक 151 तक संघ सरकार से संबंधित विषयों से जुड़ा हुआ है। राज्यों की कार्यपालिका भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 152 से लेकर 237 तक की बात की गई है। चलिए
21 क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्तरीय पंचायत की अवधारणा है? तो किस भाग में? ये भाग है 9, भाग 9 में पंचायतों की बात की, तीसरे स्तर की पंचायत की बात की गई है। और 9 के क में क्या है? 9 क में है नगर पंचायत की बात करते हैं लोग, और 9 के ख में हम बात करते हैं सहकारी समितियों की, सहकारी समितियां। ठीक है, चलिए चलिए ये मामला है। चलिए, तो है संविधान का भाग 9 पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की कल्पना करता है, जिसमें से नंबर 1 ग्राम स्तर, दूसरा है जिला स्तर पंचायत, और तीसरा है दूसरा होगा ग्राम स्तर, पहला होगा, दूसरा होगा ब्लॉक स्तर, तीसरा होगा जिला स्तर की। ठीक है, तो पहला ग्राम, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, ये ब्लॉक यहां पर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ब्लॉक स्तर पर, जिसको मध्य पंचायत हम लोग बोलते हैं, तीसरा है जिला पंचायत। ठीक है, इसमें 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में ग्राम जिला पंचायतों के बीच मध्यवर्ती पंचायत भी होगी। यदि इससे जनसंख्या कम पाई जाती है तो मध्यवर्ती पंचायत नहीं होगी, फिर ग्राम होगा, डायरेक्ट जिला होगी। तो मध्यवर्ती पंचायत 20 लाख से ऊपर वाले में होगी, इससे नीचे वाले में नहीं होगी। चलिए, 22वां नंबर है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? अर्धसंघीय राज्य किसने कहा? केसी व्हीलर साहब ने अर्धसंघीय राज्य की संकल्पना की थी। देखते हैं, प्रोफेसर केसी व्हीलर ने भारत को अर्धसंघीय राज्य कहा, जबकि डीडी बसु ने इसे एकात्मक और संघीय दोनों कहा था। ठीक है, डीडी बसु ने एकात्मक और संघीय कहा था, जबकि अर्धसंघीय किसने कहा था? केसी व्हीलर साहब ने कहा था। अगला 23वां नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए, ठीक, 20 का हिस्सा नहीं है, कौन सा है? दोहरी सजा का प्रतिबंध, आपको पता है, स्वरोध के विरुद्ध प्रतिबंध अर्थात अपने विरुद्ध गवाही देना, यातना के विरुद्ध प्रतिबंध या पूर्व व्यापी कानून। तो कौन होगा? यातना के विरुद्ध। यदि आपको यातना दी इसके विरुद्ध, अब ये 20 में नहीं आएगा। ये हम डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन हम आर्टिकल 21 में इसको माप सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये दोहरी सजा और उपरोध के विरुद्ध उपबंध और पूर्व व्यापी कानून, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आते हैं, जबकि यातना के विरुद्ध प्रतिबंध इसमें नहीं आएगा। डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में हम इसमें कहां मान सकते हैं? 21 में मान सकते हैं, लिखा हुआ। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों की सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पूर्व व्यापी कानून, आर्टिकल 20 क्लाज 1 दोहरी सजा, आर्टिकल 20 क्लाज 2 एंड स्व उपरोध आर्टिकल 20 क्लाज 3 में शामिल है, लेकिन यातना के विरुद्ध प्रतिबंध इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार है क्या है? न्यायोचित है, अन्योचित है, और लचीले हैं या कठोर है? तो क्या है? ये न्यायोचित है। अर्थात न्याय योजित का मतलब यह होता है कि यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद कौन कौन से कोर्ट जाने के लिए? आपको पता है कि आर्टिकल 32 अरे एक है 226, आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, इसलिए न्यायोचित है। और क्वेश्चन पूछता है कि गैर न्यायोचित कौन कौन से हैं? तो पहला तो प्रस्तावना गैर न्यायोचित है या गैर वाद योग्य कहते हैं, और डीपीएसपी भी है। ठीक है, चलिए, और आपके स्लाइड का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये तो बात हो गई ना इसमें। चलिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पीढ़ी का मौलिक अधिकार माना जाता है? दूसरी पीढ़ी का मौलिक अधिकार, तो काम का अधिकार या शिक्षा का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये तो दे दिए गए। और शिक्षा का अधिकार, ये माना जाता है कि हमारे दूसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा अधिकार है, अर्थात ये हमारी जो शिक्षा है यही हमारा अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, तो ये रहे आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं दूसरे स्लाइड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।